देखते हैं क्या कोई और ढंग है जिससे हमारे कार्बोकेटायन जनरेट हो पाए, क्योंकि वो क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो ना सबस्ट्रेट है ना प्रोडक्ट है, उन दोनों के बीच में जो रिएक्शन मैकेनिज्म को फैसिलिटेट करते हैं ऐसी स्पीशीज हैं जो कि हाईली क्या होती है, रिएक्टिव, बट नेचुरल रिएक्टिव होंगी, क्योंकि उनमें जो है उनका ऑप्टेट तो पूरा है नहीं। तो अब कोई और ढंग है जिसमें आपने कहीं और भी देखा इस तरह से बनते हों, कोई और रिएक्शंस? मैं रिएक्शन टाइप्स पे जाके बता रही हूँ आपको, मैं खाली ऐसे जनरेशन करके नहीं बता रही हूँ कि किस टाइप पे, जैसे आप सोचें कि किस किस्म के रिएक्शन है जिसमें हमारे क्या बनते हैं, कार्बोकेटायन। देखिए आप सबने पढ़ा होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, पढ़ा है ना? तो ध्यान है, एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर तो सभी ने पढ़ा होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स तो सभी ने पढ़ा होगा। डिहाइड्रेशन यानी कि उसमें से क्या निकल जाए, पानी, ठीक है ना? तो ये कौन सी रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन होता है। एक तो हमारा एडिशन होगा, उसमें बनेगा, ठीक है, और एक हमारा क्या होगा, उसी किस्म से आप सबस्ट्रेट, आप अल्कोहल ले लें, और जहाँ हमने पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा उसमें आप अल्काइल हैलाइड, एक एग्जाम्पल और भी तो दे सकते हैं ना। हमने तो शायद अल्कोहल ही लिखा था उसमें भी, लेकिन हमने अल्कोहल किस नजरिए से देखा था, जब उसमें क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। हम ऐसे भी तो देख सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड का के केस में जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा उस केस में भी तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, ठीक है। अब वही अल्कोहल वाला केस हम दूसरे ढंग से देख रहे हैं, in a different perspective. Why? Because it can undergo both nucleophilic substitution reaction as well as elimination. Elimination reaction एक बहुत बेहतरीन तरीका है कुछ बनाने का। क्या बनता है उससे, कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं? एलिमिनेशन, मैं बात कर रही हूँ अल्फा बीटा एलिमिनेशन, मतलब एक कार्बन से एक ग्रुप या एटम निकला और बगल के कार्बन से दूसरा निकल गया, दोनों ही बेचारे अब मजबूर हो गए ना कि वो आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, तभी तो उन दोनों की वैलेंसी पूरी होगी ना। एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, इससे क्या बनाते हैं हम, एल्कीन। दिस इज अ मेथड टू सिंथेसाइज एल्कीन बनता है ना, चाहे वो किसी तरह बने, चाहे वो डीहाइड्रोहेलोजनेशन से बने, डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला लिख लो, इसको आप लोग खुद पूरा करोगे, डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। लिखा आप लोगों ने, डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, समझे इसको? डीहाइड्रोहेलोजनेशन में मतलब आपने ले ली, मान लीजिए मिथाइल क्लोराइड, ठीक, क्या इसमें बन सकती है एल्कीन? नो मैम, नहीं, ठीक। अब आपने ले लिया इथाइल क्लोराइड, CH, बन जाएगी एल्कीन। क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। SN1 मैकेनिज्म हो पाएगा। कार्बोकेटायन जो बन रहा है वो कैसा बनेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? बना के देखो, उसमें बनाइए अपनी कॉपी में। CH3 CH2 Cl हो गया ना अल्काइल हैलाइड, ठीक है, हो गया। अब देखिए इसमें डीहाइड्रोहेलोजनेशन, मतलब एक तरफ से हमने मान लीजिए इसमें NaOH डाला, आप क्या करेंगे इसमें, जब ये डाला है आपने, मतलब आपने एक आइडेंटिफिकेशन डाला, ये ऑलरेडी इसमें पोलैरिटी में डिफरेंस है, CH3 CH2 Cl, बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा, ठीक है, तो सारे सेटिस्फाइड हैं, कार्बन की सारी वैलेंसी, तो इसमें यही हो सकता है कि एक Cl हमारा निकले और उसके एवज में कुछ दूसरा ग्रुप आए। कैसे होगा ये, CH3 CH2 Cl में क्या करेगा, Na पॉजिटिव है, Cl 7th ग्रुप में है, Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
वो लगातार कार्बन से अपनी तरफ क्या खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन खींचने में कौन करेगा इसकी मदद? देखिए ये लिखा है ना आप लोगों ने, मैं इसको दो रिलेट करने के लिए बता रही हूँ आपको कि CH3 CH2, चलिए आपने CH लिख रखा है, ये डाल दिया मान लीजिए हमने इसमें, ठीक है, दिख रहा है ना ब्लैक बोर्ड में? ओके, दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है। अब देखिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव निकल गया, NaCl है स्टेबल। अब यहाँ पे CH2 है, CH2 जो है ये जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ को, तो ये कार्बन से खींचेगा, कार्बन हाइड्रोजन से खींचेगा, हाइड्रोजन कैसे निकल जाएगा? OH प्लस H2O के फॉर्म में, तो बन जाएगा CH3 CH, यही तो बनेगा CH3। नो मैम, CH3 से निकलेगा मैम। हाँ राइट, ठीक है, क्योंकि ये क्या हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं अल्फा बीटा, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है ना, अगर यहाँ से ये भी निकल जाएगा तो वो रिएक्शन हो सकता है, वो तो हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो मैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन बता रही थी, इधर से तो ये निकला, तो ये कार्बन ने यहाँ से निकल गया ना, तो ये कार्बन बगल के कार्बन से तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, बगल का कार्बन हाइड्रोजन से खींचेगा, हाइड्रोजन जो है इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कैसे देगा? क्योंकि OH नेगेटिव H पॉजिटिव को खींचेगा अपनी तरफ, H पॉजिटिव को निकलने में मदद करेगा, तो बन जाएगा यहाँ पे क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के निकलेगा ना यहाँ, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो छोड़ेगा तो वो क्या बना देगा यहाँ पे CH2 CH2। अब जो मैं आपसे बात पूछ रही थी वो ये पूछ रही थी कि यहाँ से जब ये निकला, ठीक है, ये निकल गया, और यहाँ पे ये वाला H निकला, मतलब क्या हमारे पास अगर जब ये निकल, खाली ये निकल गया, तो ये निकल गया CH3 CH2 पॉजिटिव, क्या वो स्टेबल कार्बोनियम आयन है? CH3 CH2 पॉजिटिव, आप समझ रहे हैं मेरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ, है ठीक है? इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा तो होगा, पहले पढ़ा होगा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि समझ के वो पढ़ा होगा तो मालूम है इस केस में जरूर होगा ऐसा रिएक्शन जो होता है। आप देखेंगे एक्चुअली जब ये रिएक्शन होता है और पाई बॉन्ड बन जाता है, पाई बॉन्ड बनेगा यानी कि 109 से हमारा एंगल कितने 120 में, तो जनरली वो ऐसी स्पीशीज में होता है नंबर 1, कार्बोकेटाइन क्या हो, स्टेबल हो। जब रिएक्शन इंटरमीडिएट बीच में बने, उसमें कुछ स्टेबल, कुछ देर वो टिके तो सही, बनते ही पीछे बैकवर्ड रिएक्शन बन जाए तो आगे को कैसे रिएक्शन बनेगा, प्रोडक्ट कैसे होगा। तो इसलिए बड़ा होगा, लेकिन पता नहीं समझा कि नहीं उसको, कि जो सेकेंडरी या टर्शरी सबस्ट्रेट है जो कि बहुत क्राउडेड होते हैं, ठीक है, क्राउडेड होते हैं, उसमें एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कंपटीशन होता है आपस में कि कौन हो। तो जितना क्राउडेड सबस्ट्रेट होगा उतनी जल्दी उसमें क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। अब आया समझ में? एलिमिनेशन रिएक्शन में मैं 2-3 चीज़ें इकट्ठे आपको बता रही हूँ, खाली यही बता रही हूँ। जेनरेशन तो हम ऐसे बता देते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि अब हम इसको लिखते हैं कुछ इस तरह। अब हम इसको थर्ड जो मेथड लिखते हैं वो लिखते हैं बाय एलिमिनेशन, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में ये बना हमारा, ये लिखा हमने, चलिए CH3 CH3 जो शुरू में बनाया था, चलिए उसी को बना लेते हैं। OH डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ना करके, उसमें तो होता है अल्फा बीटा में डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। और इस केस में जो होगा उसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन, क्योंकि क्या निकलेगा, प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन H पॉजिटिव, फिर से यहाँ आया, फिर क्या निकल गया, H2O निकला, तो हमारा क्या बना, CH3। मैं प्रोडक्ट नहीं जा रही हूँ क्योंकि हम जनरेशन कर रहे हैं, पर अब इसमें इस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें पॉजिटिव क्यों लिख सकते हैं,
क्योंकि three- ये वाला कार्बोकेटायन क्या है? स्टेबल। स्टेबल है। उसमें दो कोर्सेज ले सकता है जो मैं कंपटीशन बता रही हूँ आपको। एक तो ये कि इसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव लग जाए यानी कि सब्स्टिट्यूशन हो जाए, ठीक है। दूसरा ये कि इसमें क्या हो जाए? डिहाइड्रोजनेशन। एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैसे? ये हमारा इधर से निकला, यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ क्या होगा? प्रोटोनेशन के बाद पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, कार्बन किससे खींचेगा? हाइड्रोजन से खींचेगा। हाइड्रोजन ये जो है इसमें से निकल जाएगा कैसे? H पॉजिटिव के फॉर्म में, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज को लेते हुए निकल जाएगा। इसको लेते हुए निकल जाएगा तो ये किसमें चेंज हो गया? ये कोई भी हो सकते हैं, इसमें से मैं यही वाला नहीं कह रही हूँ, कोई भी वाले मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक पेयर, ठीक है। इसमें जो H पॉजिटिव होता है, देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, आपको ध्यान होगा रिएक्शन। H2SO4 जो है इस रिएक्शन को क्या करता है? इट एक्ट्स ओनली एज अ कैटलिस्ट। किसकी तरह काम करता है? H पॉजिटिव लगा, H2SO4 है, HSO4 नेगेटिव उधर रह गया, HSO4 नेगेटिव ने फिर से इसमें से क्या खींच लिया? H पॉजिटिव, इसमें चेंज हो गया H2SO4, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है लेकिन उसमें अंत में इनकॉर्पोरेट नहीं होता है, ठीक है। खाली रिएक्शन को की दर को जो है इसके रेट को बढ़ाएगा, तो वो एज सच निकल आता है। पहले शुरू में उसने कैटलाइज किया, फिर उसमें बाद में निकल गया। कौन सा रिएक्शन? हमारा एलिमिनेशन। क्या बन गई? एल्कीन। तो कहने का मतलब है, मतलब हमको यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ किस टाइप के रिएक्शन में हमारे कार्बोकेटायन जो है बनते हैं। कौन कौन से रिएक्शंस में बन रहे हैं हमारे कार्बोकेटायंस? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। नंबर 2 एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस में। नंबर 3 डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन ऐसे दिखा, देखिए ये वैसे भी तो दिखा सकते हैं, डीएमिनेशन ऑफ अमीन्स, राइट। आपने देखा भी होगा ये रिएक्शंस के लैब में भी कराते हैं हम। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन्स के बीच में जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उसमें तो हम नाइट्रस एसिड डालते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है ना, ये RNH2, इसमें हमने क्या डाला? हमने इसमें डाला HNO2, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड डाला, नाइट्रस एसिड से क्या होगा? इसमें से H2 निकल जाएगा, RN, एक N ये है, ये बन गया, ठीक है। दिख रहा है आपको? इसकी बैलेंसी यहाँ कितनी हो गई? 3 से 4, क्या आ गया इसमें? पॉजिटिव चार्ज। ये इसको खींचता हुआ बॉन्ड को निकल जाएगा एज नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन के बबल्स दिखाई देते हैं इसे नाइट्रस एसिड वाले इस रिएक्शन में। और यहाँ क्या बन गया? फिर से कार्बोकेटायन। क्या बना? कार्बोकेटायन। आया कुछ समझ में आपके? एलिमिनेशन, ये भी एलिमिनेशन है, आप लोगों ने अमीन्स में पढ़ा होगा, है पढ़ा होगा ना, पढ़ रखा है। तो हमने कितनी किस्म की रिएक्शन पढ़ ली? 3 किस्म की रिएक्शन, कैसे जनरेट हुआ हमारा कार्बोकेटायन। अब हम आते हैं कार्बोकेटायन के स्ट्रक्चर पर। क्या होता है? ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे जनरेट हो रहा है? तो कार्बोकेटायन का क्या स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर और द ज्योमेट्री, और वी कैन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। मैं वैसे शुरू में ये बता भी चुकी हूँ आपको क्या होता है। देखिए कार्बोकेटायन में ये है ना कार्बन, क्या चार्ज है इसमें? पॉजिटिव। एक पी ऑर्बिटल खाली है, और यहाँ हम लिख सकते हैं, चलिए कुछ भी लिखते हैं हम यहाँ, एक R स्टेबिलिटी की वजह से, चलिए यहाँ लिखते हैं R डैश। इसमें क्या चार्ज है हमारा? पॉजिटिव। हाँ, इसमें एक है पीछे से लगा हुआ 3 है ना, H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, कुछ भी। क्या है ये? 1 2 3 की वैलेंसी है ना, सेटिस्फाइड। चार्ज क्या होगा इसमें? पॉजिटिव होगा ना।
हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसीलिए sp2 sp2 ठीक है ज्योमेट्री क्या है trigonal plane ट्रायगोनल वेरी गुड व्हाट्स योर नेम Abdul Samad अब्दुल समद ज्योमेट्री ज्योमेट्री इसकी हो गई क्या trigonal plane ट्रायगोनल ट्रायगोनल बॉन्ड एंगल 120 degree 120 इसके बाद आते हैं हम इसकी स्टेबिलिटी थर्ड स्टेबिलिटी जनरेशन इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टाइप रिप्रेजेंटेशन। अब इसकी स्टेबिलिटी जो आप लोगों ने खुद ही शुरू में थोड़ी थोड़ी आप बताते ये चले आए थे कुछ भी चीज़ रिकलेक्ट करके स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन क्या है इसकी स्टेबिलिटी कैसे होता है ये स्टेबिलिटी। सबसे पहले तो आप लोगों ने भी जो देखा था ना स्टेबिलिटी इसकी क्या है इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट किसमें सबसे ज़्यादा होगा प्राइमरी टर्सरी टर्सरी कोई दिक्कत नहीं समझ गई सेकेंडली जिससे स्टेबल होगा स्टेबिलिटी का इसका कारण जो है वो होता है स्टेरिक इफेक्ट स्टेरिक इफेक्ट। देखिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इन सबस्ट्रेट में सबसे ज़्यादा क्राउडिंग कहाँ टर्सरी टर्शरी में तो टर्शरी में सबसे ज़्यादा क्राउडिंग है अगर टर्शरी सबस्ट्रेट में है तो जो ग्रुप उसके साथ लगा है अगर वो निकल जाए तो क्राउडिंग कम हो जाएगी कि नहीं। तो इसका मतलब है सबसे सरलता से इजीली ये किस में बनेगा टर्शरी सबस्ट्रेट में फिर सेकेंडरी में फिर प्राइमरी में। आ गया ये समझ में आया देख सकते हो सेम चीज़ है लेकिन दूसरे ढंग से वही चीज़ हुई ना उसमें प्लसा इफेक्ट स्टेबलाइज कर रहा था इसमें क्या स्टेबलाइज कर रहा है इसको रिलीज ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन है या स्टेरिक स्ट्रेन का रिलीज नहीं हम कह सकते हैं कम होना स्टेरिक स्ट्रेन का कम होना कम जो होगा ना रिलीफ फ्रॉम स्टेरिक स्ट्रेन रिलीफ नॉट रिलीज रिलीफ है स्टेरिक स्ट्रेन कैसे कम हो गया देखिए जरा सा इसको एक ढंग से और सोचिए जो हमारा टर्शरी सबस्ट्रेट था सिंगल बॉन्ड थे ना सारे बॉन्ड एंगल क्या था 120 degree 120 कहाँ से था टर्शरी एल्काइल हैलाइड है टर्शरी एल्काइल 109.28 109.20 अब क्या होगा जब उसमें से मान लीजिए Cl निकल गया या मान लीजिए अल्कोहल है OH निकल गया ऑटोमेटिकली क्या होगा उसमें एक ग्रुप कम हो जाएगा कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है उसका स्ट्रेन कुछ हद तक क्यों कम हो जाएगा एक ग्रुप तो निकला है क्राउडिंग कम हुई है जो भीड़ भाड़ थी चार लगे हुए थे ना एक निकल गया बाहर इतनी भीड़ थी कमरे में बहुत ज़्यादा एक जनी बाहर चला गया थोड़ी जगह हो गई ठीक और उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 से किसमें चेंज हो जाएगा sp2 बॉन्ड एंगल भी बढ़ गया ना आप समझ रहे हैं बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली इसको रिलीफ मिल गई 120 हो गया इसीलिए स्टेरिक स्ट्रेन जो है इसमें स्टेरिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा टर्शरी सबस्ट्रेट है उसको सबसे ज़्यादा राहत मिलेगी जब एक ग्रुप निकलेगा और उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp3 से वो बन जाएगा sp2 तो आप समझ गए इसीलिए टर्शरी जो सबस्ट्रेट हैं उसमें सबसे इजीली बनेगा कार्बोकेटाइन फिर सेकेंडरी में फिर उसके बाद प्राइमरी आ गया समझ में। अच्छा अब तीसरा हम लिखते हैं यहाँ पे क्या जो तीसरा इसमें इफेक्ट है वो है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन हमने देखा ना तो अब मैं दोबारा बार बार बताऊंगी नहीं क्योंकि हमने वहीं देख लिया था हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा कार्बोकेटाइन क्या होगा स्टेबल तो इसी लिहाज से टर्शरी सबस्ट्रेट में सबसे ज़्यादा होगा
फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी। हाइपर कॉन्जुगेशन जो आप पढ़ चुके हैं उसकी शर्तें आगे आपको मालूम है कि ये कैसे टाइप के हमारे कंपाउंड में होता है, जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बगल में क्या होना जरूरी है, अल्फा जो कार्बन है उसमें हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। यही तो बेकर नीथन ने अफेक्ट जो है उन्होंने देखा कि इतने सारे CH3 लगे हुए हैं कार्बन के बगल में, लेकिन उसके बाद और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, उसके बावजूद भी स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा है। क्यों? तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तो उसको स्टेबल होना चाहिए, वो इसलिए नहीं स्टेबल हो रहा है क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की अल्फा पोजीशन में कार्बन हाइड्रोजन नहीं हो, यानी कि वहां CH ना हो के क्या हो, C ना O नहीं, देखिए जो सबस्ट्रेट लगा हो CH नहीं हो, उस C में फिर से 3 अल्काइल ग्रुप लगे हो, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहां से होगा? क्योंकि उसमें तो अल्फा जो कार्बन है उसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इसलिए सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, समझ गए आप लोग? सिग्मा बॉन्ड है वो पार्टिसिपेट। अब जो हम फोर्थ देखेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हम पहले बना चुके हैं। फोर्थ जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे रेजोनेंस। इसमें मैं आपको एक रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ टाइप ऑफ रेजोनेंस आल्सो, बट इट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस है। रेजोनेंस जैसे कि मान लीजिए आप लोग देख रहे हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड समझते हैं? देखिए क्या होगा बेंजाइल बेंजीन, ठीक है, ये हमारा बेंजीन है और इस पे लगा है CH2, ठीक, इस पे लगा है Cl, ये जब -Cl मतलब ग्रुप निकल जाए, कहने का मतलब है हमारा क्या बन जाए, ये बन जाए CH2, ये ग्रुप कम हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया नहीं? ठीक है, बन गया कार्बोकेटाइन, Cl निकल गया। अब ये बताइए ये कैसे स्टेबलाइज, हम कह रहे हैं ना ये स्टेबल होता है, कैसे होगा? कोई बना सकता है यहाँ? ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस है, क्योंकि रेजोनेंस होगा इसमें, हम कह रहे हैं ठीक है। हाँ CH2 है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हो गया। हम कह रहे हैं रेजोनेंस की है। अब कार्बन में हो गया पॉजिटिव चार्ज, कहीं से पॉजिटिव चार्ज जो है ये क्या करेगा, अपनी तरफ को क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा ना, तो ये आ गया हमारा CH2, ये इलेक्ट्रॉन्स खींच के यहाँ आ गए। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो कैसा चार्ज आ गया भाई, यहाँ पॉजिटिव आ गया नहीं, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा ना यहाँ। तो अब क्या बन जाएगा ये स्ट्रक्चर, चलिए और बना देते हैं CH2। नाउ वी हैव कार्बन के ऊपर से तो आप देख रहे हैं फिलहाल क्या हट गया है, पॉजिटिव चार्ज हट गया है ना। अब यहाँ आ गया ये इलेक्ट्रॉन पे, अब यहाँ आ गया तो ये पोजीशन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह गई, नहीं रहेगी। अब क्या होगा, ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो फिर अब क्या बन जाएगा, CH2 है ठीक, इसने अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचे तो यहाँ आ गए ना इलेक्ट्रॉन्स, ये पोजीशन रह गई, इलेक्ट्रॉन बन गए आपके ना। रेजोनेंस स्टेबलाइज ऐसी है, दाएं बाएं कहीं नहीं रखे जाते हैं, हमको देखना पड़ता है जस्टिफाइड है कि नहीं वो चार्जेस। जहाँ चार्ज जस्टिफाइड नहीं होगा वहाँ क्या, जहाँ बैलेंस ही जस्टिफाइड नहीं होगी कार्बन की, वहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, हो गई ना रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर, ठीक है। आप इसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे असाइनमेंट के टेबल में, आपको सो दैट यू अंडरस्टैंड। आप मैंने यहाँ पे एक ही लगाया था ना पेन पर, इसके साथ अब आप एक H को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, स्ट्रक्चर लिख लो अपनी कॉपी में। वो क्या करेंगे आप, CH है पॉजिटिव चार्ज है, एक लगा है हमारे पास, एक बेंजीन में लगी है। अब आप एक H की जगह दूसरी बेंजीन डाइफिनाइल बन गया हमारा,
अब एक और H को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ट्राइफिनाइल बन गया ना हमारा क्या, कार्बोकैटायन। 3 बन गए। अब इनके रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर में चलो ने देखिए, कार्बोकैटायंस ये सारे जो हैं ये कहलाते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायंस। क्या कहलाते हैं? क्लासिकल। ठीक है, क्यों? कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है एक कार्बन के ऊपर, और वो स्टेबलाइज हो रहा है ऐसा कैटायन। कैसे वो स्टेबलाइज हो रहा है? या तो पाई बॉन्ड से, मतलब, या फिर सिग्मा बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड से कैसे? हाइपर कॉन्जुगेशन से हो रहा है, या रेजोनेंस से हो रहा है, या फिर अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला भी देखिएगा आप, तो मैंने आपको कहा है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला एटम बगल में प्रेजेंट हो तो उससे स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा कार्बोकैटायन को। और एक स्टेबलाइज हो रहा है किस वजह से? इंडक्टिव इफेक्ट से। ये सब कई कारण हैं जिसकी वजह से कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन चार्ज किस पे है? कार्बन पे। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। वो कार्बन किससे लगा हुआ है? नेचुरली 3 अलग अलग एटम से, तभी तो ऑल टुगेदर 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ ना, हाईली अनस्टेबल हुआ। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा हमारा कार्बन जो है वो क्या कहलाएगा? क्लासिकल कार्बोकैटायन, जिसमें स्टेबिलिटी जो है वो कैसे आ रही है? थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, थ्रू रेजोनेंस, थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, थ्रू रिलीज ऑफ स्टेरिक स्टेट। So we will take up some other aspects of carbocation in the next class. This is a classical carbocation. Okay, thank you.